हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि हम आपके लिए लाए हैं पहली बार यूट्यूब पे कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, जहाँ पे आपको मैराथन लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस और लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगी। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में से लाइफलाइन फॉर टेलकॉस, तो ये इशू क्या है इसको देखेंगे। GNCTT एक्ट ये क्या है और क्या इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको देखेंगे। डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, अ रिलेशनशिप टाइड टू शरिया, तो ये पूरा इशू क्या है इसको समझेंगे कि विमेन को किस तरह से रिलीजन में कनेक्ट किया गया है इन अफगानिस्तान। तो इस पूरे इशू को देखेंगे और इस टॉपिक को आप सोशल जस्टिस और जो इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन हैं उससे भी रिलेट कर सकते हो। देन AUKUS ये एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ बनाई गई है, तो ये क्या है इसको देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में से दीपोर बिल को समझेंगे और GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो पहला आज का आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले आपको एक इशू समझा दूँ मैं। देखो, इशू ये है आपका कि समझो ये टेलीकॉम सेक्टर जो है, टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज़ किया गया था इन 1994। ओके, 1994 में टेलीकॉम सेक्टर जो है वो लिबरलाइज़ किया गया था। तो यहाँ पे लाइसेंस दिए गए थे प्राइवेट कंपनीज़ को कि आप भी टेलीकॉम सेक्टर में आ सकते हो। उसके बदले, उस लाइसेंस के बदले एक फ़िक्स्ड फ़ी मांगी गई थी। गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स्ड फ़ी मांगी जो भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ थी जिनको लाइसेंस चाहिए था उनसे। अब क्या हुआ, 1999 में गवर्नमेंट ने सोचा कि हर कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही और हर किसी के लिए एक ही फ़ी रखना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फ़ी का मॉडल था उसको कर दिया रेवेन्यू शेयरिंग। मतलब आप जितना भी रेवेन्यू कमाएंगे उसका कुछ पोर्शन हमें देंगे, ये कहा इन्होंने इस आर्टिकल में, इस मॉडल में, ठीक है, रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल में। तो 2003 में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि आपका AGR लगेगा। AGR क्या है, अब AGR को समझो। टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर। तो रेवेन्यू के शेयर के फॉर्म में हम यहाँ पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस भरते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की मैं बात करी थी, इसमें ये शेयर जो कंपनीज शेयर करेंगी गवर्नमेंट के साथ, उसको आप समझ सकते हैं AGR के फॉर्म में, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, 2003 में गवर्नमेंट ने बोला कि AGR में आप सिर्फ अपना रेवेन्यू वो वाला काउंट नहीं करेंगे जो टेलीकॉम सेक्टर से आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे वो रेवेन्यू भी काउंट करेंगे जो आपको नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ से मिल रहा है। यानी कि अगर कोई कंपनी है, सपोज A, इसकी कुछ टेलीकॉम सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज से इसने कुछ पैसे कमाए जिसका नाम है R पैसे कमाए इन्होंने, R रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, अब इसी A कंपनी की कुछ असेट्स हैं। इन असेट्स के ऊपर, ये असेट्स जो हैं, इन असेट्स के ऊपर यहाँ पे इनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ लोन जो भी इन्होंने दिया हुआ है, या असेट्स के ऊपर अगर किराया मिलता है तो उस रेवेन्यू को भी इसके AGR में काउंट किया गया जाएगा, ये कहा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू आप टेलीकॉम सर्विसेज से कमा रहे हो वो तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ अगर आपके कुछ और असेट्स हैं, कुछ और इंटरेस्ट डिपॉजिट्स वगैरह अगर आपको मिल रहे हैं, उसको भी इस रेवेन्यू में काउंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप हमको रेवेन्यू शेयर करोगे अपना, ये कहा गवर्नमेंट ने। तो इसके अगेंस्ट 2005 में जो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन था इंडिया का, वो गया गवर्नमेंट के डेफिनेशन जो थी AGR की, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में इन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने। और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी AGR की, उसको अपहोल्ड कर दिया। उन्होंने कहा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज जैसे स्पेशली भारती, स्पेशली भारती एयरटेल और वोडाफोन, इन कंपनीज़ के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग वाला बर्डन आ गया। ठीक है, तो बहुत बड़े फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आ गए इन कंपनीज़ के लिए आफ्टर दिस AGR मॉडल। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 10 साल दे रहे हैं हम, आपका जो भी रेवेन्यू शेयरिंग आपको करनी है गवर्नमेंट के साथ, आप वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो अब AGR का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। एज पर DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, चार्जेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल रेवेन्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे चार्जेस को कैलकुलेट किया जाएगा by a telco including non-telecom related sources also। तो नॉन टेलीकॉम रिसोर्सेज को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। अब देखो इशू देख लेते हैं।
अच्छा, आज लेट होने का भी मैं रीज़न बता दूं आपको। आज क्या हुआ कि पहले मैंने एक बार रिकॉर्ड किया तो पावर कट हो गया बीच में ही, तो उसके कारण वीडियो रुक गई। दूसरी बार रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे लैपटॉप रुक गया। तो बहुत सारे इश्यूज़ आए, टेक्निकल इश्यूज़ आए, इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो रहा है। और आई एम रिकॉर्डिंग दिस फ्रॉम अनदर लैपटॉप, ठीक है, तो इसीलिए थोड़े से इश्यूज़ आए, तो प्लीज़ बेयर विथ इट। चलो आज की न्यूज़ देख लो। लाइफलाइन फॉर टेलकॉज एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफर्स 4 ईयर मोरेटोरियम। तो 4 ईयर मोरेटोरियम यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑफर किया है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रिलीफ मेजर्स के तौर पे इन्होंने दी है। जैसे कि देखो, पहली चीज़ कि जो भी ड्यूज टेलीकॉम सर्विसेज के बचे हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बचे हैं, उनको 4 ईयर्स का मॉरेटोरियम यहाँ पे दिया जाएगा कि आप अपने जो भी ड्यूज़ हैं वो 4 ईयर्स में कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अलाउ किया गया है। 100% FDI को यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ किया गया है। पहले 49% ही थी, ठीक है। कस्टमर्स के लिए ये है कि अगर कस्टमर्स FDI अपना जो प्री पेड है उससे पोस्ट पेड की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनको KYC चेक कराने की फिर से ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो होंगे उसको उसके लिए एक फिक्स्ड कैलेंडर बनाया जाएगा कि इस क्वार्टर में ये जो भी होगा, जो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होंगे वो इस डेट पे होंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस टू बी नॉर्मली हेल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होंगे। फर्दर मेजर्स विल बी एडेड व्हेन द 5G स्पेक्ट्रम इज ऑक्शन। तो यहाँ पे और भी मेजर्स यहाँ पे लिए जाएंगे जब 5G मेजर्स जब लिए जाएंगे तब, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे बात की गई थी AGR की, ठीक है। AGR की डेफिनेशन की इस इशू में बात की गई है कि AGR के कारण टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, और उसको यहाँ पे रिलीफ देने के लिए कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ ही मिलेगा हालांकि, लेकिन कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ देने के लिए थोड़ा सा मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है, थोड़ा सा उनका जो टाइम लिमिट है उसे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। सिटी गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन पावर्स ऑफ LG। तो आपको पता है दिल्ली में कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि टसल चलती रहती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ है, जो इलेक्टेड MPs हैं वो MLAs हैं वो एक तरफ हैं, और एक तरफ है LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि होते हैं यूनियन के एजेंट, ठीक है। ऐसा माना जाता है यूनियन के एजेंट होते हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अभी क्या हुआ कि एक एक्ट पास आया, एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, GNCTD एक्ट। ये एक्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये एक्ट 1992 का है, ठीक है। और ये बताता था कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में पावर्स किस तरह से रेगुलेट होंगी, किस तरह से क्या प्रोसीजर चलेगा। इसमें हुआ है अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट हुआ है इसमें, और इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो चेंजेस लाए गए हैं, जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और जो चेंजेस लाए हैं, उससे क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, ये यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि इनकी सारी पावर्स एक तरह से छीन ली गई हैं। यहाँ पे देखो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन थी ना, उसको ही चेंज कर दिया गया है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे इलेक्टेड MLAs नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे रूलिंग पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन को यहाँ पे LG से कनेक्ट कर दिया गया है कि जो LG बोलेंगे वही होगा इस यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गई है दिल्ली गवर्नमेंट इस एक्ट के अगेंस्ट कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई है और ये कहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि ये अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये मेन इशू है। अब देख लेते हैं कि ये एक्ट क्या है। तो देखो, एक्ट तो एक्चुअल में 1992 का है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो GNCTD एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें प्रोहिबिट कर दिया गया है एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच इन असेंबली एंड इट्स कमिटीज़। तो एक तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, या फिर जो भी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखो दिल्ली जो है ना थोड़ा सा स्पेशल केस है, ना ये पूरी तरह से स्टेट है, ना ये पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इसके कारण इतनी सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो फ्री स्पीच को यहाँ पे कर्ब कर दिया गया है। जो भी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो असेंबली में फ्री स्पीच होगी, या फिर इसकी जो कमिटीज़ बनाई जाएंगी, उसकी फ्री स्पीच को यहाँ पे कर्ब करने की बात की है। उसके अलावा यहाँ पे ऑटोनॉमी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी, क्योंकि मेजर पावर्स LG के पास चली गई, ठीक है। क्रूशियल पावर्स LG को दे दी गई हैं। अब ये इशू है कि LG जो है ये गवर्नमेंट ने सीधे नॉमिनेट किया है, ये इलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक मैंडेट नहीं है, ठीक है। पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट बनती है ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट बनती है। लेकिन LG यहाँ पे इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड कौन है? जो MLAs हैं, स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्न करे। LG के पास कैसे पावर्स चली गई, ये मेजर इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो फंक्शनिंग है उसको अंडरमाइन करेगा ये जो एक्ट है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में बोल रही हूँ, इसका मतलब है दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। हालांकि दिल्ली पूरी तरह से स्टेट नहीं है। उसके अलावा देखो यहाँ पे डिप्राइज दिल्ली इलेक्टेड MLAs ऑफ एन इफेक्टिव से। तो MLAs के पास कोई ज़्यादा से रहेगा नहीं। एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द असेंबली फ्रॉम मेकिंग एनी
रूल इनेबलिंग ईदर इटसेल्फ और इट्स कमिटी। तो असेंबली कोई भी रूल नहीं बना सकती, या तो खुद के लिए या तो अपनी कमिटीज़ के लिए। ये सब कुछ अब एलजी के कॉन्करेंस पे बेस्ड है। एलजी अगर मानेंगे तो ही चीज़ें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, ठीक है। एनी रूल मेड बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट दैट रन्स काउंटर टू द फॉर्मुलेशन शैल बी वॉइड। तो इससे पहले भी, इस अमेंडमेंट एक्ट के पहले भी अगर कोई ऐसा एक्ट आया गया है, कोई ऐसा रूल आया है जो कि एलजी की सहमति के अगेंस्ट है, तो उसको भी यहाँ पे वॉइड कर दिया जाएगा। ये है इस एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन तो ये है कि असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वही तो डेमोक्रेसी का प्रतीक होती है। उधर ही फ्री स्पीच अगर आप प्रोहिबिट कर दोगे तो डेमोक्रेसी कहाँ कहलाएगी फिर वो। दूसरा, जो बेसिक लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव के, वही उनके पास नहीं रहे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वो अकाउंटेबल ठहराएंगे कहाँ से, जब एग्जीक्यूटिव किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो कमिटीज़ की बात करें तो असेंबली की जो कमिटीज़ हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं कि डेलिब्रेशन हो सके, यहाँ पे डिबेट्स हो सके किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ पे इंटेलिजेंट लेजिस्लेटिव एक्शन लेने के लिए कमेटी बनाई जाती है, लेकिन कमिटीज़ की पावर्स सारी ले ली गई हैं। और इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द कमिटीज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन विदाउट द पावर्स टू कंडक्ट इंक्वायरीज। तो यहाँ पे इंक्वायरीज भी नहीं कंडक्ट कर पाएंगी कमिटीज़। तो ये पूरा इशू है। आपको इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता होने चाहिए। देखो, पॉजिटिव्स तो कम ही हैं, नेगेटिव्स ही ज़्यादा हैं, इम्प्लीकेशन ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये अगर आप न्यूट्रल बेसिस पे देखो तो हाँ, ये बायस्ड लॉ तो है, ठीक है, क्योंकि आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्ट होकर आई है उससे ही मैंडेट छीन लिया, उससे ही सारी पावर्स छीन ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देख लो, ये आर्टिकल मुझे मिला, पहले का आर्टिकल है हालांकि ये, इट इज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट्स आंसरेबल टू पीपल। तो देखो, आप पार्टी जो कि रूल कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट में, उसने कहा कि हम इलेक्टेड हैं, एलजी इलेक्टेड नहीं है। तो ये इश्यूज़ यहाँ पे हैं, ठीक है, कि एक तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स आपने हमसे छीन ली। दूसरी बात कि यहाँ पे आपने कहा कि जो भी होगा वो एलजी के कॉन्करेंस से होगा, ठीक है। एलजी को ये रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आंसरेबल होती है लोगों को, एलजी आंसरेबल नहीं है लोगों को, ठीक है। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैविएट्स हैं वो क्या है कि सेंटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटेन एक्सक्लूसिव पावर ऑन लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे इन तीनों इशूज़ को लेकर यहाँ पे सारी पावर्स हैं। स्टेटहुड कंप्लीट है नहीं, तो यहाँ पे पूरी तरह से दिल्ली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा नहीं, ओके। और अंडर आर्टिकल 239AA एलजी कैन रिफर मैटर्स टू प्रेसिडेंट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। तो एलजी चाहे तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अगर मैटर भेज देंगे तो वो प्रेसिडेंट वहीं, वो जो इशू है वो वहीं रुक गया, एक तरह से स्टे लग गई उसके ऊपर, ठीक है। जब प्रेसिडेंट जवाब देंगे उसका तब कुछ होगा, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं। असम ट्रैक्स रीअलाइनमेंट थ्रू वेटलैंड अपोज्ड। तो यहाँ पे इस वेटलैंड दीपोर बील के ऊपर कुछ अलाइनमेंट्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जहाँ के लोग हैं इसको अपोज कर रहे हैं, इस रीअलाइनमेंट प्रोजेक्ट को। तो दीपोर बील हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दीपोर बील क्या है? ये वन ऑफ द रामसार वेटलैंड्स है, ठीक है। तो एक रामसार वेटलैंड है हमारे कंट्री में, दीपोर बील कहाँ पे आता है? असम में आता है, असम गुवाहाटी में। और ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर पड़ता है। ये वेटलैंड है रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत, 2002 में इसको इस कन्वेंशन के अंतर्गत लाया गया था। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रह्मपुत्र वैली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र वैली की लार्जेस्ट बील है ये, लार्जेस्ट बील यानी कि लार्जेस्ट लेक है। और ये बर्मा मॉनसून फॉरेस्ट बायोजोग्राफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। रामसार कन्वेंशन के बारे में याद रखना। रामसार कन्वेंशन के बारे में याद रखना। देखो कि ये 1971 का कन्वेंशन है और 1975 को ये फोर्स में आया था, ओके। तो रामसार कन्वेंशन के बारे में आई होप आपको समझ आ गया। 1971 में आया था, 1975 में ये फोर्स में आया है। सेकंड जो हमारा इशू है वो है रिलेशनशिप टाइप टू शरिया लॉ। तो देखो इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है, इसमें बेसिकली विमेन को कनेक्ट किया गया है रिलीजन के साथ, ठीक है। तो रिलीजन के साथ विमेन को कनेक्ट किया गया है, ओके। अब देखो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है इस एडिटोरियल में कि जो नई तालिबान आई है वो कह रहा है कि हम बिल्कुल अलग हैं जो पुराना हमारी रेजिम थी उससे। तो ये कैसे बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम वुमेन के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं करते। अब आप ही सोचिए, आज के ही द हिंदू में न्यूज़ है कि विमेन जो फुटबॉल टीम थी अफगानिस्तान की वो भाग गई पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया विमेन फुटबॉल टीम ने जब न्यू तालिबान इतना अच्छा ही है तो, ठीक है। तो एक्चुअल में न्यू तालिबान जो है ना वो वुमेन को अभी भी उतना ही दबा के रख रहा है और उसको एक तरह से शरिया लॉ के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली विमेन एंड रिलीजन का कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे तालिबान ये कह रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं सो दैट हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक नेशन बना पाएँ वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो तालिबान यहाँ कोई डेमोक्रेटिक नेशन बनाने नहीं आया है। तालिबान इंस्टेड इसको अपनी आइडियोलॉजी में कलर करने आया है, बेसिकली यहाँ पे इस्लामिक आइडियोलॉजी और
और ये भी एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इस्लाम आइडियोलॉजी को यहाँ पे ये कलर करना चाहते हैं पूरे अफगानिस्तान में। तो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है बेसिकली ये। और यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि देखो सारे ही रिलीजन्स पेट्रियार्कल होते हैं। जब आप अगर विमेन को रिलीजन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप बेसिकली पेट्रियार्की को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि नहीं, ये एक फ्लॉड इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं हमारे उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और एक तरह से पेट्रियार्की को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है ओवर द रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो फ्लॉड तरह से इंटरप्रिटेशन हुआ है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कई सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चले हैं और इन फेमिनिस्ट मूवमेंट से ये दिखता है कि यहाँ पे विमेन जो है यहाँ पे विमेन को सप्रेस नहीं किया जाता रिलीजन में, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज तो ये भी हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, और एक चीज़ ये कही है कि तालिबान जो कह रहा है कि हम यहाँ पे विमेन को एम्पावर करेंगे, तो गवर्नेंस में तो उन्होंने कोई रोल दिया नहीं विमेन को। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल ये भी दिया गया है कि बेनज़ीर भुट्टो हैं पाकिस्तान की, शेख हसीना है बांग्लादेश की, ये सब भी तो एग्जाम्पल हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ में ही ये भी तो विमेन यहाँ पे दिखी हैं, ये भी तो एम्पावर्ड विमेन दिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि आप विमेन के ऊपर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, ये फ्लॉड इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई है कि सबसे बड़ा यूएस का फेलियर ये रहा, देखो आर्मी को ट्रेन नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो भी थी, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनाई, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बनाई, ये सारे फेलियर्स तो थे ही। सबसे बड़ा फेलियर था कि लिबरल इस्लाम नहीं क्रिएट कर पाए ये अफगानिस्तान में। जो तालिबान है वो एक स्ट्रिंजेंट इस्लाम को यहाँ पे बताता है, एक्सट्रीम इस्लाम का प्रोपगेटर है। हमको उसकी जगह क्या करना चाहिए था, लिबरल इस्लाम को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए था, सो दैट तालिबान से वो लड़ सके। लेकिन एक इशू ये भी है कि लिबरल इस्लामिक जो लीडर्स होते हैं उनकी सॉलिडारिटी नहीं बन पाती नॉन मुस्लिम्स के साथ। मुस्लिम्स के साथ तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, मुस्लिम्स के साथ उनकी बनेगी नहीं क्योंकि वो लिबरल हैं काफ़ी। ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स के साथ भी नहीं बनती उनकी, तो वो बीच में रह जाते हैं। तो ये भी एक इम्प्लीकेशन थी। अब हमें क्या ज़रूरत है करने की कि यहाँ पे हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है अगर हमको यहाँ पे विमेन राइट्स को बचाना है। तो कुल मिला के ये इशू था, इसको आप थोड़ा सा सोशल जस्टिस से कनेक्ट कर सकते हो और इस पूरे इशू को आप एज अ मेजर पॉइंट यूज़ कर सकते हो विमेन एम्पावरमेंट वाले इश्यूज़ में। ओके, आगे बात करते हैं फ्रेश स्टार्ट ऑन डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है? देखो सबसे पहले तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल पहले लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया था। 21 महीने तक अभी तक ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ही था और अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। तो अब इसको फिर से अब फटाफट से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके ऊपर फ्रेश स्टार्ट देखा गया। तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है बेसिकली? देखो डाटा हमारे यहाँ पे आज की डेट में एक ऑयल की तरह है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है। ठीक है, अब ये जो बिल है ये बेसिकली करती क्या है, ये एक तो ब्रॉड गाइडलाइंस बनाती है कि किस तरह से कलेक्ट होगा, स्टोर होगा, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी इस डाटा की। ठीक है, और किस तरह से कंसेंट ज़रूरी है इंडिविजुअल्स का, पेनल्टीज़ और कंपनसेशन क्या हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये लेजिस्लेशन जो है ये बेसिकली डाटा को 3 तरीके में डिवाइड करता है, पर्सनल डाटा, सेंसिटिव डाटा और क्रिटिकल पर्सनल डाटा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, पर्सनल डाटा में क्या आता है, इसमें आता है जो भी पर्सन का नेम है, एड्रेस है, वो सारी चीज़ें। सेंसिटिव पर्सनल डाटा में क्या आता है, फाइनेंशियल, हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई, बायोमेट्रिक जेनेटिक्स हो गए, ट्रांसजेंडर स्टेटस हो गई, कास्ट, रिलीजन, बिलीफ, ये सब हो गए। ठीक है, क्रिटिकल पर्सनल डाटा में क्या आता है, मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई डाटा है तो वो आएगा क्रिटिकल पर्सनल डाटा में। ठीक है, अब देखो इस डाटा बिल की मैं बात करूं, डाटा प्रोटेक्शन बिल की, तो इसकी क्या इश्यूज़ हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राइट टू प्राइवेसी आया। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आया के पुट्टास्वामी केस में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आया, इसमें कहा कि डाटा को आपको ढंग से यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा सो दैट किसी का भी प्राइवेसी वाला राइट जो है वो कर्ब ना हो। उसके बाद यहाँ पे आई BS श्री कृष्णा कमेटी। श्री कृष्णा कमेटी ने ये वाला लॉ यहाँ पे रिकमेंड किया था। ठीक है, श्री कृष्णा कमेटी ने यहाँ पे ये वाला लॉ रिकमेंड किया था। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखो एग्जिस्टिंग डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। IT एक्ट जो है हमारा 2000 के अंतर्गत वो गवर्न करता है कि किस तरह से डाटा कलेक्ट होगा, किस तरह से प्रोसेस होगा पर्सनल डाटा इंडिया में। ठीक है, अब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, इस डाटा वाला जो लॉ है IT एक्ट जो है इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि यहाँ पे ये यूज़र्स के कंसेंट को ओवरराइड कर सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेग टर्म्स एंड कंडीशंस दी है जिसको यूज़र आसानी से नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे यूज़र का कंसेंट आसानी से मिल सकता है बाय
बाय दिस, ठीक है, बाय दीज ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कंसेंट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी की तो बात की गई है, लेकिन डाटा प्राइवेसी की कोई बात नहीं की गई है। और चौथी बात ये है कि ये जो IT एक्ट है ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर लगता है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। तो ये पूरे इश्यूज़ थे। अब डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया वो किस तरह से अलग है। देखो, डाटा प्रोटेक्शन बिल ना सिर्फ डाटा सिक्योरिटी की बात करता है, ये डाटा प्राइवेसी की भी बात करता है। इसके बाद यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए मेजर्स लिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, राइट्स ओवर देयर पर्सनल डाटा। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो अपने डाटा को, अपने पर्सनल डाटा को एक्सेस कर सकता है और उसको कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंसेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कंसेंट को, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल रेगुलेटर बनाया जाएगा, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, जो कि रेगुलेट करेगी डाटा के यूजेज को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज को अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को इस डाटा प्रोटेक्शन बिल से, एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकती है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कई सारे प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स लगाए गए हैं, ठीक है। यूजर्स कुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एनफोर्स वेरियस प्रोटेक्शन सेफगार्ड। तो अलग बात है कि यहाँ पे सेफगार्ड्स लगाए गए हैं, प्रोविजंस है, लेकिन इसको एनफोर्स कैसे करना है इसके बारे में यूजर्स को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। यहाँ पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं यूजर्स के लिए, अगर यूजर्स बाद में विड्रॉ कर दें अपना कंसेंट, पहले कंसेंट दे दें बाद में विड्रॉ कर दें, तो उनके लिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इशूज़ थे। ये जो है ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट इशू है हमारा आज का आखिरी इशू, US UK ऑस्ट्रेलिया फॉर्म न्यू पार्टनरशिप। तो ये याद रखना है, इसको ही कहा जा रहा है AUS UK, UK US, आई एम सॉरी, UK US। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, पार्टनरशिप बनाई जा रही है, ये बेसिकली बनाई जा रही है मिलिट्री पावर्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। देखो, इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये चाइना को काउंटर करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, US UK ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत धमकियाँ देता रहता है चाइना, ठीक है। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, UK और US यहाँ पे अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से इसको क्वाड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप देखा जा रहा है। क्वाड में कौन कौन आता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे कौन कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, UK और US, ठीक है। तो ये तीन आते हैं यहाँ पे और पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे काम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की अभी शुरुआत ऐसे होगी कि ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेंगे सबमरीन्स वगैरह बनाने में, सो दैट ऑस्ट्रेलिया को किसी से डरने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और कोऑपरेशन करेंगे ये आपस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे सबमरीन्स बनाई जाएंगी और यहाँ पे ऐसी सबमरीन होंगी जो लॉन्गर पीरियड तक यहाँ पे चल सकें। तो बेसिकली ये जो है ये एक तरह से काउंटर करने के लिए है चाइना को, एक नया ग्रुपिंग आई है, नई पार्टनरशिप आई है, क्वाड को कॉम्प्लीमेंट करेगी। बस छोटी सी चीज़ है, ये याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट है, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड। तो देखो, प्राइवेट मेंबर बिल वो होती है जो कोई भी ऐसा MP जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो अगर वो MP जो कोई मिनिस्टर नहीं है, वो जो भी बिल पेश करते हैं उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉमिनेटेड होना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। देन रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे रिसेंटली पहली बार कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुई है, ये गलत है। 1950s में ही एक बिल आ गई थी, ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया रिलेशनशिप क्या है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में। तो आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसका फर्स्ट पैरे में ही आपको लाइन मिल जाएगी, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में कोरिलेटेड हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन। तो डेमोक्रेसी क्या बात करती है, देखो पीपल की बात करती है। हमने देखा होगा, आपने सुना होगा प्रीएम्बल में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह से बात की जाती है। तो यहाँ पे मेनली पीपल को यहाँ पे बीच में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है। तो ये याद रखना। आज थोड़ा सा लैपटॉप दूसरा है तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में पीपल को सेंटर पे रखा जाता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब होगा इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड विमेन आर कॉल्ड इनटू एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब विमेन और मेन जो ऑर्डिनरी हैं उनके कैरेक्टर और इंटेलिजेंस को यहाँ पे डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। तो आज के जो आंसर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट का आंसर बी नहीं है, इसका आंसर डी है, ठीक है। तो देखो क्योंकि 1950 में ये बिल आ चुके, तो DAA वुड बी द आंसर्स, ठीक है। और आज के क्वेश्चन आपके ये हैं, आपको एक तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना है और दूसरा इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताना है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम सॉरी कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।